प्रणाम आप सबको। आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा उपन्यास अनुराधा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं। लड़की के विवाह योग्य आयु होने के संबंध में जितना भी झूठ बोला जा सकता है उतना झूठ बोलने के बाद भी उसकी सीमा का अतिक्रमण किया जा चुका है और अब तो विवाह होने की आशा भी समाप्त हो चुकी है। अब किसी को रस नहीं मिला। हालांकि इस बात पर सहजीवी विश्वास नहीं होता, फिर भी घटना बिल्कुल सच है। आज सुबह भी गांव के जमींदार की कचहरी में इस बात की चर्चा हो रही थी। नए जमींदार का नाम है हरिहर घोषाल, कोलकाता के निवासी हैं। उनका छोटा बेटा विजय गांव देखने आया है। विजय ने मुंह निकालकर चुरुट नीचे रखते हुए पूछा, क्या कहा गगन चटर्जी के बहन ने? मकान नहीं छोड़ेगी? जो आदमी खबर लेकर आया था बोला, कहा कि जो कहना है सो जब छोटे बाबू आएंगे उन्हीं से कहूँगी। विजय ने क्रोधित होकर कहा, उससे कहना क्या है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन लोगों को मकान से बाहर निकाल करने के लिए मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। आदमियों से काम नहीं होगा। उसे आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहने सुनने की इसमें कोई बात नहीं है विनोद। मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। फिर भी इसके लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। उसके पास क्या है? खुद यहाँ आकर अपनी कठिनाई नहीं बता सकती, विजय ने कहा। विनोद बोला, मैंने यही बात कही थी। लेकिन अनुराधा कहने लगी, मैं भी भद्र परिवार की लड़की हूँ विनोद भैया। घर छोड़कर अगर निकलना ही है तो बताने के बाद एक ही बार निकल जाऊंगी। मैं बार बार नहीं जा सकती। गांव का नाम है गणेशपुरा। किसी ज़माने में यह गांव अनुराधा के पुरखा का ही था। 5-6 वर्ष हुए दूसरों के हाथ में चला गया। इस जायदाद का मुनाफा सालाना 2000 से अधिक नहीं, किंतु अनुराधा के पिता अमर चटर्जी का चलान या रहना सहना था 30,000 जैसा। इसलिए कर्ज के कारण रहने के मकान तक की डिग्री हो गई थी। डिग्री तो हो गई लेकिन जारी ना हो सकी। डर के मारे महाजन रुका रहा। चटर्जी महाशय जैसे कुलीन थे वैसे ही उनके सब कर्म की भी काफ़ी प्रसिद्धि थी। खर्ची के घर पानी से मुंह तक भारी लेकिन डूबी नहीं। हिंदू धर्मकट्टा के पहले हुए पाल में जनसाधारण की भक्ति और श्रद्धा की आंधी जैसे कि आयु की सीमा पार कर दी। इसलिए उनका जीवन काल एक तरह से अच्छा ही बीता। वह हमारे भी तो ठाट बाट से और उनका श्राद्ध आदि हो गया, लेकिन जायदाद का अंत भी इसी के साथ हो गया। इतने दिनों से जो नाक बाहर निकाले किसी तरह सांस ले रही थी, उसे बाबू घराने की सारी मर्यादा, लेकिन अच्छा जल में डूबने में जरा भी डर नहीं लगा। मान मर्यादा डूबने में जरा भी देर नहीं लगी। पिता के देहांत के बाद गगन को एक टूटा फूटा ऐसा मकान मिला जिस पर डिग्री हो चुकी थी। गले तक कर्ज जकड़े हुए गांव की जायदाद मिली। कुछ भेड़ बकरी, कुत्ते बिल्ली आदि जानवर मिले और सर पर पड़ी पिता की दूसरी पत्नी की कुंवारी बेटी अनुराधा। उसके लिए भी वर भी जुट गया। गांव के ही एक भद्र पुरुष थे। 5 लड़के बच्चे और नाती पोते छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब वह विवाह करना चाहते हैं। अनुराधा ने कहा, भैया मेरे भाग्य में राजपाट तो पता नहीं, कम से कम खाने पहनने को तो मिलता रहेगा। गगन ने आश्चर्य से कहा, यह क्या कह रही हो? माना कि त्रिलोचन के पास पैसा है, लेकिन उसके बाबा ने कुल बिगाड़ कर सतपुर के चक्रवर्तियों के यहाँ विवाह किया था। जानती हो उन लोगों की इज्जत ही क्या है? बहन ने कहा, और कुछ भी ना हो, रुपया तो है। कुछ लेकर उपवास करने से मुट्ठी भर दाल भात मिल जाना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे निकट तो
इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि पिता की कट्टरता पुत्र में नहीं है। मद्यपान आदि जैसे उसे कोई मोह नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरे गांव की नीच जाति की स्त्री उसका अभाव दूर कर रही है। इस बात को सभी जानते हैं। गगन बहन के इशारे को समझ गया, गरज कर बोला, मुझ में बेकार की कट्टरता नहीं है, लेकिन कन्या के लिए आवश्यक कुल की शस्त्राचारी को क्या तेरे लिए तिलांजलि देकर अपने 14 पीढ़ियों को नरक में डुबा दूं? हम कृष्णा की संतान हैं, स्वभाव से कुलीन। गंदी बातें अब कभी मुंह से मत निकालना। यह कहकर वह गुस्सा होकर चला गया और त्रिलोचन गंगोपाध्याय का अध्याय वहीं खत्म हो गया। कोलकाता में लड़की के व्यापार से हरिहर धन संपन्न हो गए हैं। किसी जमाने में उनके ननिहाल इसी गांव में था। बचपन में इन बाबुओं के सुदिन उन्होंने अपनी आंखों से अच्छे से बहुत अवसरों पर देखे हैं। बहुत से अवसरों पर भरपेट पूरी मिठाइयाँ भी खाई हैं। रुपया उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए वे राजी हो गए। चटर्जी का सर कर्ज चुकाकर उन्होंने गणेशपुरा खरीद लिया और कुंदन की डिग्री का रुपया देकर रहने का मकान छोड़कर अंदर के हिस्से में गगन जी रह रहे थे। इस तरह राहत मिलेगी। जमींदारी तो खरीद ली, लेकिन प्रजा ने नए जमींदार की अधीनता स्वीकार नहीं की। जायदाद थोड़ी सी है, वसूली भी मामूली सी है, इसलिए बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती। और फिर गगन ने चालें चली कि हरिहर का पक्ष लेने वाला कोई भी गणेशपुरा में टिक नहीं सका। अंत में गगन ही वर्तमान जमींदार का गुमास्ता बन गया। उसने प्रजा को वश में कर लिया। यह देखकर हरिहर ने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन वसूली की दिशा में वही रफ्तार रही जो पहले थी। रोकड़ में एक पैसा भी नहीं जमा हुआ। इस गड़बड़ी में 2 वर्ष और बीत गए। उसके बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि गुमास्ता चटर्जी का कहीं पता नहीं लग रहा है। शहर से हरिहर के आदमी ने आकर जांच पड़ताल की तो पता चला जो कुछ वसूल हो सकता था हुआ है और उसे हड़प कर गगन चटर्जी लापता हो गया है। थाने में रिपोर्ट, अदालत में नालिश और घर का खाना तलाशी, जो कुछ भी कार्रवाई होनी चाहिए सब की गई। गगन के रुपए का किसी को पता नहीं चला। उसके दूर के रिश्ते की बहन का एक बच्चा घर में रहता था। पुलिस वालों ने यथा नियम उन दोनों को खूब दिशा मंजा हिलाया बुलाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। विजय विलायत से आया हुआ था। उसके बार बार परीक्षा में फेल हो जाने से हरिहर को उसके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई पर बहुत रुपया खर्च करना पड़ा है, लेकिन वह परीक्षा में पास ही नहीं हो सका। 2 साल पहले ही विलायत में प्राप्त ज्ञान के फलस्वरूप बहुत ही गर्म मिजाज होकर लौटा है। विजय का कहना है कि विलायत में पास फेल में कोई अंतर नहीं है। किताबें पढ़कर तो गधा भी पास हो सकता है। अगर वही उद्देश्य होता तो यहीं बैठकर किताबें रटा करता, विलायत न जाता। घर लौटकर उसने पिता के लड़की के व्यवहार की काल्पनिक दुर्व्यवस्था की आशंका प्रकट की और डूबते डगमगाते व्यापार को सुव्यवस्थित करने में जुट गया। इस बीच कर्मचारी पर उसका दबदबा कायम हो गया। उसने यह तो जानी हुई बात है, पिताजी जो कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब लापरवाही से काम नहीं चल सकता। उसे खुद वहां जाकर सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए वह गणेशपुरा आया है, लेकिन इस छोटे से काम के लिए अधिक दिन गांव में नहीं रहा जा सकता। जितनी जल्दी हो उसे यहाँ की व्यवस्था करके कोलकाता लौट जाना है। सब कुछ अकेले के ही सर पर है। बड़े भाई अजय अटार्नी है, अत्यंत स्वार्थी, अपने ऑफिस और बाल बच्चों को लेकर व्यस्त रहते हैं। सभी बातों में अंधे हैं, लेकिन हिस्सा बांट के बारे में उनकी 10-10 आँखें काम करती हैं। उनकी पत्नी प्रभामयी कोलकाता विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट है।
घर वालों की खबर सुधा लेना तो दूर, सास ससुर जीवित है या मर गए हैं इतनी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। वहाँ परिवार के लोग आते जाते सकुचाते हैं। उनके नौकर चाकर अलग, केवल बड़े बाबू के मना कर देने के कारण वह मुसलमान बावर्ची नहीं रख सके हैं। यह कमी प्रभा को बहुत बुरी तरह अखरती है, लेकिन उसे आशा है कि ससुर के मरते ही यह कमी पूरी हो जाएगी। देवर विजय के प्रति हमेशा से उपेक्षा की भावना रहती आई है, लेकिन जब से वे विलायत घूमकर लौटा है उनके विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया है। 2-4 बार उसे आमंत्रित करके अपने हाथ से डिनर खिलाया है। इस अवसर पर अपनी बहन अनीता से विजय का परिचय लेने की तैयारी कर रही है। विजय विधुर है, पत्नी के देहांत के बाद ही वह विलायत चला गया। क्या नहीं किया इसकी खोज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन घर लौटने के बाद लोगों ने स्त्रियों के संबंध में उसके व्यवहार में रूखापन महसूस किया। विवाह के लिए कहा तो उसने विरोध करते हुए उन्हें ठंडा कर दिया। तब से आज तक वह मामला ठंडा पड़ा है। गणेशपुरा आकर उसने एक प्रजा के मकान के 2 भारी कमरे लेकर नई कचहरी स्थापित कर दी। जमींदारी के कितने भी कागजात गगन के घर मिल सके जबरदस्ती यहाँ उठाकर लाए गए और इस बात की कोशिश की जा रही है कि उसकी बहन अनुराधा और उसके दूर के रिश्ते के बहनों को घर से निकाल बाहर किया जाए। विनोद घोष के साथ अभी अभी इसी बात पर विचार विमर्श कर रहा था। कोलकाता से आते समय विजय अपने साथ 8 वर्ष के लड़के कुमार को साथ लेता आया। गांव-गांव में सांप बिच्छू के डर से आपत्ति थी, लेकिन विजय ने कह दिया, तुम्हारी बड़ी बहू के प्रसाद से तुम्हारे लड्डू गोपाल पोते पोतियों की कमी नहीं है। कम से कम इससे वैसा मत बना। इस आपात विपत्ति में पड़कर आदमी बने तो सुनते हैं विलायत के साहब लोग भी ठीक ऐसा ही कहा करते हैं, लेकिन साहबों की बात के अतिरिक्त यहाँ जरा कुछ गोपनीय बात भी है। विजय जब विलायत में था तब इस मंत्र के बालक के दिन बिना किसी लाड़ प्यार के ही कटे। कुमार की दीदी अक्सर चारपाई पर पड़ी रहती, इसलिए पर्याप्त धन वैभव के होते हुए भी उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए बेचारा कष्टों में ही इतना बड़ा हुआ है। विलायत से वापस आने पर विजय को यह बात अच्छी तरह मालूम हो गई। गणेशपुरा जाते समय विजय की भाभी ने हमदर्दी दिखाकर कहा था, लड़की को साथ लेकर जा रहे हो देवर जी, गवई गांव के ठहरे नई जगह में संभव हो सकेगा, जहां वहां एक मकान भी है। बाबूजी ने खरीदा जरूर था, लेकिन खरीदने का अर्थ होना नहीं उसे मकान पर अपना कब्जा नहीं। लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो देवर जी, अब कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। कब्जा हो जाने पर जरा खबर भिजवा देना। क्यों भाभी? उत्तर में प्रभा ने कहा था, वह मेरे संग आना चाहेगी। इस प्रस्ताव पर प्रसन्न होकर विजय ने कहा था, कब्जा होते ही तुम्हें खबर भेज दूंगा, लेकिन तब इनकार न कर सकोगी। अपनी बहन को जरूर लाना। अनीता युवती है, देखने में भी सुंदर है, बीए ऑनर्स है। बीए ऑनर्स है। सामान्य नारी जाति के प्रति विजय के बाहरी उपेक्षा होने पर भी एक विशिष्ट नारी के प्रति एक साथ इतने गुण होते हुए भी उसकी ऐसी धारणा हो तो बात नहीं है। वहाँ शांत ग्राम में, निर्जन प्रांत में और कभी प्राचीन विषयों की छाया में शीतल शंकर गांव पाठ पर एकांत में शेष उसके आ जाने की संभावना उसके हृदय में उस दिन रौनक झूले जैसी पैदा कर रही थी। विजय शोध विलायती लिबास पहने, सर पर हैट और मुंह में चुरूट दबाए बाबू परिवार के सदर मकान में पहुंचा। साथ में 2 मिर्जापुरी लठैत पहलवान विनोद घोष और पुत्र कुमार। जायदाद पर कब्जा करने पर झगड़े फसाद का भय है, फिर भी लड़के को लड्डू गोपाल बना देने के बावजूद मजबूत और साहसी बनाने के लिए
यह बहुत बड़ी शिक्षा होगी। इसलिए वह लड़के को भी साथ लाया है। लेकिन विनोद बराबर भरोसा देता रहा है कि अनुराधा अकेली है और अंततः नारी ही ठहरी। फिर जोर जबरदस्ती से हरगिज नहीं जीत सकती। फिर भी जब रिवाल्वर साथ है तो साथ ले लेना ही अच्छा है। विजय ने कहा, सुना है कि यह लड़की शैतान है, पलक झपके ही आदमी को वश में कर लेती है। यही गगन के सलाहकार थी। उसका स्वभाव और चरित्र ठीक नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने। वहाँ कोई नहीं है। खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा तो बाबुओं जैसा मकान, सामने पूजा का तालाब है, अभी तक टूटा फूटा नहीं है, लेकिन जीर्णता की सीमा तक पहुंच चुका है। एक और क्रमानुसार बैठने के लिए कमरे और बैठक खाना है। दशा सबकी एक जैसी है। कोई है? दरबान के मर्यादा रहित उच्च स्वर के चित्कार से विनोद घोष और अन्य लोग लाज से शर्मिंदा हो उठे। विनोद ने कहा, राधा जी को मैं जाकर खबर किए देता हूँ साहब। यह कहकर वह अंदर चला गया। विनोद की आवाज़ उत्पात करने के ढंग से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि अभी इस मकान का असम्मान करने में उसे संकोच होता है। अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोद ने जाकर बड़ी विनम्रता से कहा, जी छोटे बाबू आए हैं, बाहर खड़े हैं। फिर विनोद से बोले, मुझे अधिक डर नहीं होगा, पप्पू नाराज ना हो जाए। विनोद भैया, मेरी ओर से उन्हें जरा देर बैठने को कहो। विनोद ने लज्जित स्वर में कहा, क्या करूं जीजी, हम लोग गरीब रियायत ठहरे, जमींदार हमें जो कहते हैं करना पड़ता है। जानती हूँ विनोद भैया। विनोद चला गया। बाहर दरी बिछाई गई, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं। विजय छड़ी घुमाता हुआ टहलने लगा और चुरुट फूंकने लगा। 5 मिनट बाद संतोष ने दरवाजे से बाहर आकर दरवाजे की ओर इशारा करके डरते डरते कहा, मौसी जी आई हैं। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। संभ्रांत घराने की लड़की ठहरी। उसे क्या कहकर संबोधित करना चाहिए। वे इस दुविधा में पड़ गए, लेकिन अपनी कमजोरी प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए रूखे स्वर के आड़ में कहा। अनुराधा को लक्ष्य करके बोला, यह मकान हम लोगों का है, सो तो तुम जानती हो। उत्तर आया, जानती हूँ, तो फिर खाली क्यों नहीं कर रही हो। अनुराधा ने पहले की तरह संतोष की जुबानी अपनी बात कहलाने की कोशिश की, लेकिन एक तो लड़का चतुर चालाक नहीं था, दूसरे नए जमींदार के कठोर स्वभाव के बारे में सुन चुका था, इसलिए घबरा गया। अनुराधा बाहर नहीं आई। उसने वहीं से बात की, संतोष के माध्यम से नहीं, स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मकान छोड़ने की बात नहीं हुई थी। आपके पिता ने, हरिहर बाबू ने कहा था, इसके भीतर के हिस्से में हम लोग रह सकेंगे। कोई लिखा पढ़ी? नहीं, लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं है, लेकिन वह तो अभी मौजूद है। उनसे पूछने पर मालूम हो जाएगा। मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शर्त उनसे लिखवाया क्यों नहीं? भैया ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। आपके पिताजी के मुंह की बात से लिखा पढ़ी हो गई। इस बात का कोई उचित उत्तर न सूझा। विजय चुप रह गया, लेकिन दूसरे ही पल अंदर से उत्तर आया। अनुराधा ने कहा, लेकिन खुद भैया की ओर से शर्त टूट जाने के कारण सारी शर्तें टूट गई। इस मकान में रहने का अधिकार अब हम नहीं रहा, लेकिन मैं अकेली स्त्री ठहरी और यह बच्चा नाथ, इसके माता पिता नहीं हैं। मैंने ही इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हमारी इस दुर्दशा पर दया करके अगर आप 2-4 दिन यहाँ रहने देंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊँ, यही सोच रही हूँ। विजय ने कहा, इस बात का उत्तर क्या मुझको देना होगा? तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। कहाँ हैं? अनुराधा ने उत्तर दिया और कहने लगी, आप मालिक हैं। इस मकान में ज़बरदस्ती रहने का दावा नहीं रखती। कुछ दिन बाद खुद ही चली जाऊंगी। उसके कंठ स्वर से बाहर से ही समझ में आ गया। उसकी आंखें छलक उठी हैं। विजय को दुख हुआ और साथ ही प्रसन्नता भी हुई।
उसने सोचा था कि इस बेद से बेदखल करने में कितना समय लगेगा और न जाने कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो केवल आंसुओं के द्वारा भिक्षा मांग ली। उसकी जेब में पड़ी पिस्टल और दरबानों की लाठियां अंदर ही अंदर इसको लानत देने लगी, लेकिन अपनी दुर्बलता भी तो प्रकट नहीं की जा सकती। उसने कहा, रहने देने में मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए चाहिए। जहाँ हूँ वहाँ बड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा हमारे घर की स्त्रियाँ भी एक बार देखने के लिए आना चाहती हैं। अनुराधा ने कहा, अच्छी बात है, चले आना। बाहर के कमरों में आप आराम से रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर परदेश में उन्हें भी तो कोई जानकार आदमी चाहिए, सो मैं उनको बहुत कुछ सहारा पहुंचा सकती हूँ। प्रकट करते हुए बोला, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उनके साथ आदमी वगैरह सभी आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अंदर के कमरे एक बार देख सकता हूँ। उत्तर मिला, क्यों नहीं देख सकते हैं, है तो आपका ही मकान। अंदर घुसकर विजय ने पल भर के लिए उसका चेहरा देख लिया। माथे पर पल्ला है पर घूंघट नहीं, अधमैली मामूली धोती पहने हैं, जेवर एक भी नहीं, केवल दोनों हाथों में 2 सोने की चूड़ियाँ पहनी हैं। पुराने जमाने की आड़ में से जिसकी आवाज़ विजय को अत्यंत मधुर मालूम हुई थी, उसने सोचा था शायद वह भी वैसी ही होगी। विशेष रूप से निर्धन होने पर भी वे बड़े घर की लड़की ठहरी, लेकिन देखने पर उसकी आशा के अनुरूप उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मजा हुआ सांवला, बल्कि जरा कालेपन की ओर झुका हुआ ही समझिए। गांव की सामान्य लड़कियां देखने में जैसी होती है वैसी ही है। शरीर दुर्बल लेकिन काफ़ी सुगठित मालूम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके दिन बैठे बैठे या सोए सोए नहीं बीते हैं। केवल उसमें एक विशेषता दिखाई दी, उसके माथे का गठन आश्चर्यजनक रूप से निर्दोष और सुंदर है। लड़की ने कहा, विनोद भैया, बाबू साहब को सब दिखा दो, मैं रसोई घर में हूँ, तुम साथ नहीं रहोगी? राधा जी। नहीं। ऊपर पहुंचकर विजय ने घूम फिर कर सब कुछ देखा। भला बहुत से कमरे हैं, पुराने ज़माने का साज सामान अब भी हर कमरे में कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। कुछ टूट फूट गया है और कुछ टूटने फूटने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय उसके कीमत मामूली सी थी, लेकिन किसी दिन किसी ज़माने में बहुत अच्छी खासी रही होगी। बाहर के कमरों की तरह यह कमरे भी जीर्ण हो चुके हैं, हड्डियां निकल आई हैं। निर्धनता की छाप सभी चीज़ों पर गहराई से पड़ी है। विजय के नीचे उतर आने पर अनुराधा रसोई के द्वार पर आकर खड़ी हो गई, इसलिए विजय को तुम कहकर संबोधित करने में झिझक महसूस हुई। उसने पूछा, आप इस मकान में और कितने दिन रहना चाहती हैं? कुछ दिन तो रहने दे सकता हूँ, लेकिन अधिक दिन नहीं। फिर आप कहाँ जाएंगी? यही तो दिन रात सोचा करती हूँ। लोग कहते हैं कि आप गगन का पता जानती हैं, और क्या क्या कहते हैं। विजय इस प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, मैं नहीं जानती, यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, लेकिन अगर जानती भी हूँ तो क्या भाई को पकड़वा दूंगी? उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। विजय बहुत शर्मिंदा हुआ, समझ गया कि अभिजात्य की छाप इसके मन पर से अभी तक मिटी नहीं है। बोला, नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। हो सका तो मैं खुद ही उसे खोज निकालूंगा, भागने नहीं दूंगा। लेकिन इतने दिनों से वह तो जो हमारा सत्यानाश कर रहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको मालूम नहीं था? कोई उत्तर नहीं आया। विजय कहने लगा, संसार में कृतज्ञता नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या आप किसी दिन भी अपने भाई को इस बात की सलाह नहीं दे सकी? मेरे पिता बहुत ही सीधे साधे हैं। आपके परिवार के प्रति उनके मन में स्नेह और ममता है, विश्वास भी बहुत था, इसलिए उन्होंने गगन को सब कुछ सौंप रखा था। इसका क्या यही बदला है? लेकिन आप निश्चिंत समझ लीजिए
कि अगर मैं देश में रहता तो ऐसा हरगिज न होने देता। अनुराधा चुप थी, चुप ही रही, किसी बात का उत्तर न दे सकी। विजय मन ही मन गर्म हो उठा। उसके मन में जो कुछ थोड़ी बहुत दया पैदा हुई थी सब उड़ गई। कठोर स्वर में बोला, इस बात को सभी जानते हैं कि मैं कठोर हूँ। व्यर्थ की दया माया मैं नहीं जानता। अपराध करके मेरे हाथ कोई नहीं बच सकता। अपने भाई से भेंट होने पर आप उनसे कम से कम इतना जरूर कह दीजिएगा। तभी कुमार बोल उठा, बाबूजी प्यास लगी है, पानी पीऊँगा। यहाँ पानी कहाँ है? अनुराधा ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और रसोई के अंदर ले जाकर बोली, दाम का पानी है बेटा, पियोगे? हाँ पीऊँगा। बना देने पर उसने भर पेट दाम का पानी पिया। बात कोई ऐसी नहीं थी। कच्ची गरी निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, बाबूजी तुम भी पियोगे? बहुत मीठा है। नहीं, पियो ना बाबूजी, बहुत मीठा है। अपनी ही चीज़ तो है सब। बात कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन इतने आदमियों के बीच लड़के के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। नहीं पीऊँगा, तू चल। बाबुओं के मकान पर पूरा अधिकार करके विजय जमकर वहीं बैठ गया। उसने तो कमरे अपने लिए रखे और बाकी कमरों में कचरे की व्यवस्था कर दी। विनोद घोष किसी ज़माने में जमींदार के यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे गुमास्ता नियुक्त कर दिया गया। लेकिन झंझट नहीं मिटी। इसका कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपए वसूल करने के बाद हाथ से हाथ रसीद देना अपना अपमान समझता था, क्योंकि इससे अंधविश्वास की बात थी। चटर्जी वंश के लिए गौरव की बात नहीं थी, इसलिए उसके अंतर्ध्यान होने के बाद प्रजा संकट में फंस गई। मौखिक साक्षी और प्रमाण लेकर लोग रोजाना हाजिर हो जाते, रोते, किसने कितना दिया और किस पर कितना बाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्ट साध्य और जटिल प्रश्न बन गया। विजय जितनी जल्दी कोलकाता लौट जाने की सोचता, उतनी जल्दी न जा सका। 1 दिन 2 दिन करते करते 10-12 दिन बीत गए। इधर लड़के की संतोष से मित्रता हो गई। वह 2-3 वर्ष उससे छोटा है। सामाजिक और पारिवारिक अंतर भी बहुत बड़ा है, लेकिन किसी अन्य साथी के अभाव में वह इसके साथ हिल मिल गया। वह इसके साथ रहता, घर के अंदर बाग बगीचे और नदी के किनारे घूमा फिरा करता। कच्चे आम और चिड़ियों के घोंसलों की खोज में संतोष की मौसी के पास ही अक्सर लेट जाता। संतोष की देखा देखी वह भी उसे मौसी जी कहा करता। रुपए पैसे के हिसाब के झंझट में विजय बाहर ही फंसा रहता है, जिसके कारण वह लड़के की खोज खबर नहीं रख सकता, और जब खबर लेने की फुर्सत मिलती है तो उसका पता नहीं लगता। अगर कभी किसी दिन डांट फटकार कर अपने पास बैठा भी लेता है तो छुटकारा पाते ही दौड़कर मौसी के रसोई के घर में जा घुसता है। संतोष के साथ बैठकर दोपहर को दाल भात खाता है, शाम को रोटी लड्डू। उसे दिन में सब लोग आए नहीं थे। विजय ने चाय पीकर चुरूट सुलगाते हुए सोचा, चलो नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आया, दिन भर से आज लड़का दिखाई ही नहीं दिया है। पुराना नौकर खड़ा था। उसे पूछा, कुमार कहाँ है रे? उसने इशारा करते हुए कहा, अंदर रोटी खा रहा है। उसे पकड़कर जबरदस्ती तुम क्यों नहीं खिला देते हो? जी, ये खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक फाक कर चल देता है। कल से उसे खाने मेरे साथ बैठाना। यह कहकर मन में न जाने क्या आया कि टहनी के जाने के बजाय वह सीधा अंदर चला गया। लंबे चौड़े आंगन के दूसरी ओर लड़के की आवाज़ सुनाई दी, मौसी जी 1 रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया था उससे कहा, उतर आओ ना बेटा।
जल्दी नीचे उतर आओ, इस छोटी सी डाल को पकड़कर नीचे उतर आओ। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने आम का एक बड़ा सा पेड़ है। इसके 2 मोटे डाल पर कुमार और संतोष बैठे हैं। दोनों को देखकर विजय को देखते ही सटपटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा, यह क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। विजय ने अंदर खड़ी अनुराधा को लक्ष्य करके कहा, देख रहा हूँ आप पर यह जोर जुल्म किया करता है। संभव है ना करता, उसकी माँ नहीं है, दीदी बीमार रहती है, आप काम काज में बाहर फंसे रहते हैं। उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम ना हो सो नहीं, लेकिन फिर भी लड़के की माँ नहीं है, यह बात दूसरे के मुंह से सुनकर उसे दुख हुआ। बोला, आप तो मालूम होता है बहुत कुछ जान गई है। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीरे से कहा, अभी उसकी उम्र कहने लायक नहीं हुई है, फिर भी इसके मुंह से सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों को बाहर नहीं निकलने देती, तो भी आँख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, लेकिन उसे पहले दिन की तरह आज भी उसकी आवाज़ अत्यंत मीठी मालूम हुई। इसलिए कहने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए बोला, अब की बार इसे घर ले जाकर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अनुराधा ने धीरे से कहा, नहीं, भूल जाएगा। कुमार, उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार तस्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से रोटियां और गरी के लड्डू लेकर खड़ा खड़ा खाने लगा। पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वह चीज़ धन संपन्न घर की अपेक्षा पद गौरव में कितनी ही ऊंची क्यों न हो, लेकिन वास्तविक सम्मान की दृष्टि से कतई तुच्छ नहीं थी। लड़का मौसी की रसोई के प्रति आसक्त क्यों हो गया? सोचकर तो यह आया था कि कुमार के चटोरेपन के कारण अतिरिक्त खर्च की बात कहकर शिष्टता के प्रचलित वाक्य से पुत्र के लिए संकोच प्रकट करेगा, और करने भी जा रहा था, लेकिन बाधा आ गई कि कुमार ने कहा, मौसी जी, कल जैसे चंद्रपूरी बनाने के लिए आज भी कहा था, सो क्यों नहीं बनाई तुमने? मौसी ने कहा, कसूर हो गया बेटा। जरा सी आँख चूक गई, सो बिल्ली ने दूध उलट दिया। कल ऐसा नहीं होगा। कौन सी बिल्ली ने? बताओ तो। सफ़ेद बिल्ली ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संभालने लगी। विजय ने कहा, उधम हो गया है, देखता हूँ, धीरे धीरे अत्याचार में बदल रहा है। कुमार ने कहा, पीने का पानी कहाँ है? अरे याद नहीं रहा बेटा, अभी देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।